जिस तरीके से सम्राट चौधरी का भी जिक्र है, सम्राट चौधरी पे केवल 7 हत्याओं का आरोप नहीं है। शिल्पी गौतम का एक रेप कांड हुआ था बिहार के अंदर, जिसमें सीधे तौर पर आरोपी रहे सम्राट चौधरी। और मयूर भाई, क्या अब इसको कोइंसिडेंस माना जाए कि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत गंभीर आरोप लगाते हैं, कुछ महिलाओं के नाम भी गिनवाते हैं वो, और अक्सर ये देखा जाता है, चाहे वो रवन्ना हो, चाहे वो सम्राट चौधरी, मोदी जी के अगल बगल जो लोग खड़े होते हैं, मैं कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, एक तरफ नीतीश कुमार थे, एक तरफ सम्राट चौधरी मोदी जी की खुली जीप में खड़े रहे हैं, और अभी की घटना है, कोई बहुत पुरानी नहीं है। ऐसे ही वो रेवन्ना जिसके बारे में इतने सारे केस खोले गए, तो ये सारे लोग मोदी जी के करीबी क्यों निकल जाते हैं? क्या ही खेल है ये सारी चीजें? सुब्रमण्यम स्वामी महिलाओं का नाम लेते हैं कि फला फला महिलाओं के को लेकर के क्या क्या रहा है मोदी जी का, और कभी कोई काउंटर नहीं आ पाया उस पर। राय साहब, आपको और हमारे सभी वरिष्ठ साथियों को नमस्कार, हमारे दर्शकों को नमस्कार। नहीं, वो सब उनके करीबी पहले से तो नहीं थे ना। ये एक्चुअली एक तरह की योग्यता है। अगर आप इस तरह के कुकृत्य में, दुष्कृत्य में अगर आप महारत रखते हैं, इसके अगर आप महारथी हैं, तो फिर आप इनके करीब हो सकते हैं, इनके करीब जा सकते हैं। तो ये एक तरह से टेस्ट है, या तो योग्यता का प्रमाण है कि जितना भी आप नीचे गिरोगे। तो हमारे कच्छ के विधायक थे लंबे अरसे तक, और उनका नाम महिलाओं के साथ, पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि उनके साथ जिन महिलाओं का नाम उछाला गया था, उनकी एक बार फिर से बदनामी हो जाएगी। और कच्छ के ऐसे एक नहीं, दो विधायक बीजेपी के हमारे कच्छ के, जिनका बड़ा नाम जो है वो चर्चा में रहा। हमारे आज के जो विधानसभा के जो स्पीकर साहब हैं, शंकर चौधरी साहब, और जो डेप्यूटी स्पीकर हैं जेठाभाई भरवाड़, ये कहने में मुझे थोड़ी बात मतलब अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वास्तविकता है कि ये दोनों आज से कुछ साल पहले विधानसभा गृह में अपने टैबलेट पर कुछ अश्लील तरह की जो है वो चीजें देखते हुए, हमने पत्रकार निधा से हम जो बैठे थे वहां से हम लोगों ने पकड़ा था, उसको फोटो लिया था, वो फोटो छापी हुई थी। तो ये सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो कह रहे हैं, उसमें कोई मतलब हमारे लिए तो नई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे नाम मैं गिनवा सकता हूँ। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बड़े नेताओं से लेके ब्लॉक लेवल तक के नेता और कार्यकर्ताओं के, जो कहीं ना कहीं इस तरह के कृत्य में पकड़े। अभी एक मंत्री थे हमारे, अभी इससे पहले वाला जो मंत्रिमंडल था उसमें एक मंत्री थे चौहान साहब, अगर मैं नाम सरनेम ठीक से मुझे याद है, तो उन पर बकायदा बलात्कार का और यौन शोषण का आरोप लगा। पुलिस फरियाद हुई, लेकिन क्योंकि वो मंत्री थे कुछ हो नहीं पा रहा था। वो लंबा एक वो भी चला, अभी पिछले 1-2 साल में ये सब चला, और वो हमारे कैबिनेट में वो राज्य कक्षा के मंत्री थे। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे इनको चीड़ हो, या तो इनकी नैतिकता का हनन होता हो, या उनको लगता हो कि अरे ये ऐसे लोग कैसे राजनीति में हमारे पार्टी में काम कर सकते हैं। यही लोग काम कर सकते हैं। आप पर अगर कोई इस तरह का कोई भी क्रिमिनल चार्ज है जहां पे आप पर हत्या की कोशिश या हत्या या रंगदारी या यौन शोषण या ये सब जो है योग्यता का मामला माना जाता है, इसमें आपको अगर आश्चर्य हो रहा है तो इस बात पर मुझे आश्चर्य है कि आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही तो योग्यता है अगर इस पार्टी में आपको कुछ करना है ना। आप जमीन हथिया सकते कि नहीं हथिया सकते, आप किसी पर कब्जा कर सकते कि नहीं कर सकते, आप टेंडरों में घपले कर सकते कि नहीं कर सकते, आप रोड रास्तों में पुल वगैरह बनाने में इन्हीं आप योग्यताओं के आधार करप्शन पे कर बिहार सकते कि का नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री तय होगा। इन्हीं क्या कह योग्यताओं रहे के हैं? आधार पे इन्हीं योग्यताओं के आधार जी पे जी, बिहार बिल्कुल का बिल्कुल। मुख्यमंत्री तय मैं होगा। बता दूं, आप बिल्कुल सही सवाल पूछा। मैं हमारे बिहार के जो भी भाई बहन इसको देख रहे हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ। ये आपके लिए एक ऐसी परीक्षा की घड़ी है। देखिए, बाकी तो सब जो है वो तो ज्ञानेश कुमार जी के हाथ में है, लेकिन जितना आपके हाथ में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ही कठिन घड़ी है और बहुत ही महत्वपूर्ण। ये आपकी डेस्टिनी चेंज कर सकती है, ऐसा ये इलेक्शन है। अगर आप
एनडीए, आपके वहां एनडीए जीत गया। अब यकीन मानिए नीतीश जी का बहुत कोई लंबा समय बचा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, ऐसी अगर कोई बात कर रहा है तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। बिहार में अगर एनडीए जीतता है तो वही हाल जो आपके सामने है, सूरत हाल जो मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं, हरियाणा में देख रहे हैं, आप राजस्थान में देख रहे हैं, गुजरात इसका सबसे पहला नमूना है। रबर स्टैंप ऐसा एक आदमी बिठाया जाएगा वहां पे जो कि 99 या 100 नंबर पे बैठा होगा। ये सम्राट चौधरी अभी जो घूम रहे हैं उनका भी कुछ नहीं होगा अगर जीत गए ये लोग, तो मैं बता दूं आपको, वो कोई मुख्यमंत्री कुछ नहीं बनने वाले हैं अगर ये जीत गए तो। लेकिन ऐसा कोई आदमी आएगा जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन ये सब योग्यताएं हैं कि अगर इनको कहा जाए एक कठपुतली की तरह कि आपको ये करना है तो आंख मूंद के कर ले, बस ये सही है या गलत है ये सोचे नहीं, और आदेश का स्वीकार करके उसको उसका अमलीकरण करे और उसी में धन्य समझे अपनी आबाद को, अपने आप को, ये योग्यता वाला आदमी आपके वहां बैठ जाएगा और फिर आप इतना पछताओगे कि जिसकी आपको अभी कोई कल्पना तक नहीं है। ये बोल रहा हूं। आज की तारीख में अभी हम प्रेजेंट माहौल की जब बात करते हैं, मैंने 37% लोगों का जिक्र किया। अगर देश में इतने इस तरीके के माहौल के बाद भी आज मैं एक बड़ा हैरत अंगेज चीज है कि मतलब अमित शाह जैसा आदमी ये कह रहा है कि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है कि हर घर को एक सरकारी नौकरी देंगे, वो बात बिल्कुल झूठ है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आधारशिला, जिसकी नींव इस बात पे टिकी हो कि आप 2 करोड़ नौकरियों का सपना बेच करके आपने सत्ता हासिल की है, और फिर सत्ता हासिल करने के बाद आपने क्या गजब धोखा दिया लोगों को कि आपने सार्वजनिक इंटरव्यू में ये कहा कि ये जुमलेबाजी थी, ये चुनावी नारा था। 2 करोड़ नौकरियां हर साल, यही सपना बेच करके आपने यूथ का वोट अपने साथ हासिल किया। फिर जब उस सपने का पूरा धोखा लोगों के सामने खुल गया, तब आप जो है सेना को बीच में लाकर के आपने इमोशनली ब्लैकमेल किया। और वो अमित शाह आज बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव का ये नारा बिल्कुल झूठ है। आज जो नीतीश कुमार कभी ये कहा करते थे कि इतनी नौकरियां दिया जाना संभव नहीं है, वही नीतीश कुमार आज क्या क्या नहीं अनाउंस कर रहे हैं। अभी सरकार के चुनाव का अनाउंस होने से पहले तमाम विभागों में नौकरियां अनाउंस इसी नीतीश कुमार की सरकार में हुई है। आज वही नीतीश कुमार जो बिहार में पैसे की संकट को बताया करते थे, वही नीतीश कुमार फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। आज वही नरेंद्र मोदी और अमित शाह 85 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिए जाने को अपना यूएसपी मानते हैं। 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना एक देश में जो तीसरी अर्थव्यवस्था क्लेम कर रही है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, कैसे पॉसिबल है भाई? और कैसे अगर 5 किलो 85 करोड़ लोग अगर आपके देश में 5 किलो राशन पर जिंदा है, तो आप तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनने चले जा रहे हैं? क्या लफाजी है, क्या झूठ है, और कब तक ये झूठ बेचते रहिएगा? तेजस्वी बोल दे तो झूठ है, नीतीश कुमार बोल दे सही है, भाजपा बोल दे सही है, अमित शाह बोल दे सही है, लेकिन विपक्ष का कहीं कोई नेता बोल दे वो सब कुछ गलत है, सब झूठ है। मयूर भाई, आखिर यही सपने बेच करके तो सत्ता हासिल की गई थी। और तेजस्वी यादव तो 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां दे चुके हैं उसी बिहार में। कैसे भरोसा करेगी जनता बिहार में? नहीं, भरोसा नहीं करेंगे। और मैं आपको बता दूं, गुजरात की जनता भी नहीं करती है। ये 2022 का जब चुनाव जीता गया था तब भी हमने तो कहा था कि ये बहुत बड़ा घपला है भाई, ये झोल है बड़ा। ये कोई चुनाव जीतने की कोई उनकी कोई हैसियत उस समय थी ही नहीं। ये तो क्या साबित भी हो चुका है मयूर भाई, ये तो साबित भी हो चुका है। राय साहब, पूरा मंत्रिमंडल अगर बदल देना पड़े, मयूर जानी जी से मेरा एक सवाल है। मयूर जानी जी से एक सवाल है मेरा कि अमित शाह को शहाबुद्दीन के बारे में बताना चाहिए कि सोहराबुद्दीन के बारे में बताना चाहिए बिहार के पब्लिक को? अगर वो नहीं बता रहे तो कुछ आप भी प्रकाश डाल दीजिए, सोहराबुद्दीन की जान क्यों गई? क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसके पैरोकार नहीं शहाबुद्दीन के। हमें पता है कि जेएनयू के क्रांतिकारी अध्यक्ष थे चंद्रशेखर, उनके हत्या में शामिल बताए गए थे। और लेकिन आज शहाबुद्दीन मुद्दा नहीं है, आज वो पोलराइजेशन कर रहे हैं। आज उन्होंने योगी जी को भेजा, योगी जी ने कहा कि हम बुर्का उठा के दिखवाएंगे। पोलराइजेशन की कोशिश किया, योगी जी फेल हो गए, तो वो जो उनका एक मंत्री गया अरवल में, टीका चंदन वाला,
उसने कहा कि ये सब सारा वेलफेयर स्कीम भी खा रहे हैं, ये नमक हराम हमको वोट भी नहीं देते, ये कौम ही नमक हराम है। गिरिराज सिंह वो भी नहीं चला, उसपे भी चुचू हुई। तो अब ये शहाबुद्दीन ला रहे हैं। शहाबुद्दीन तो जानी सा बताइए, शहाबुद्दीन पे बात होनी चाहिए कि सोहराबुद्दीन पे? वेल, सोहराबुद्दीन पे वो क्यों कुछ बोलेंगे? उनको बोलने की जरूरत सोहराबुद्दीन पे नहीं है ना, उनको बोलने की जरूरत शहाबुद्दीन पे है। भाई सोहराबुद्दीन तो अब बीत गई, सब बात गई, हो गया ना, उस पर तो निर्दोष जुडिशरी ने उनको जो है निर्दोष साबित कर भी दिया। अब वो एक अलग मामला है जो भी आप छेड़ रहे हैं, उस पर एक बहुत अलग से हम आधा घंटा पौना घंटा जो है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की है और वो चली है, और मैं जितना मैं बता चुका हूं उससे ज्यादा मैं जानता भी हूं, वो लोग भी जानते हैं। तो आज वो सोहराबुद्दीन को याद नहीं करेंगे, ना वो तुलसी प्रजापति को करेंगे, ना सादिक जमाल को करेंगे, ना इशरत जहां को करेंगे, और ना बाकी और जो 21 एनकाउंटर हुए। ये तो आप कुछ नाम जानते हैं ना, इसके अलावा 21 एनकाउंटर्स हुए हैं, उसके बारे में वो बात नहीं करेंगे ना, वो शहाबुद्दीन के बारे में बात करेंगे। जिनके हाथ खुद लहू से रंगे हुए हैं, वो दूसरे को पाक साफ क्यों अपने को बता रहे हैं भाई? यही तो मजा है ना राय साहब, इनका यही तो मजा है। इनका हमेशा यूं रहता है, यूं, ये 3 उंगली अपनी तरफ है, वो उनको याद ही नहीं, वो कभी उनको याद रहता भी नहीं है। ये यूं करके दिखा के यूं बात करते हैं, और बड़ी सिलेक्टिव मेमोरी है देखिए इनकी। और ये एक ऐसी खूबी या खामी जो भी समझे आप, ये ऐसी है जो इन सब ने पाल रखी है। उनको कुछ नहीं, वो कुछ याद नहीं रहता जो उनके उनके उनको एक कटघरे में खड़ा करता है, ऐसा कुछ याद ही नहीं रहता। अब पुतिन ने उनको वो अपनी गाड़ी में बिठा लिया था, आपको याद होगा कि कितना उस पर जो है वो तामझाम और शोर बकोर हुआ था कि देखिए पुतिन ने, देखिए इनको खुद बिठा दिया, और दोनों ने मिलकर जो है क्या क्या बातें की होगी, पूरी दुनिया की राजनीति ये दोनों बैठ के 50 मिनट में बदल दिए होंगे, इस तरह की बातें हुई। अब 2 दिन से क्या चल रहा है कि पुतिन ने इसलिए बिठाया, अब वो भी कोई पता नहीं, कोई ऐसे लोग हैं जो इस पर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि भाई मोदी साहब की तो हत्या की साजिश थी। कोई अमेरिकन स्पेशल टास्क फोर्स का आदमी जो बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेन कर रहा था, वो उनकी हत्या करने वाला था, पुतिन को पता चल गया, और इसलिए पुतिन, अब वो नैरेटिव कहां, आज से 2 महीने पहला नैरेटिव क्या था और अब का नैरेटिव क्या है? देखिए इनका ये, इसको समझ जाना चाहिए। अब हमको भी समझ में, हम तो समझ चुके हैं, मतलब हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये लोग वो लोग हैं जो अपनी गलती, अपना थूका हुआ चाटने में उनको कोई आपत्ति भी नहीं है, अपनी गलती यूं चुटकी में भूल जाने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। वो 2 करोड़ नौकरी का वादा तो आपको और मुझे याद है ना, 15 लाख खाते में आएंगे, वो तो आपको और मुझको याद है। भाई थाली बजाने से, शंख फूंकने से, ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा, और गो कोरोना का गीत भी एक जो है वो मंत्री गाएगा, ये तो आपको और हमको याद है ना, उनको थोड़ी ना याद है ये सब चीजें, और याद रखना भी नहीं चाहते हो। तो ये समझ लेना चाहिए हम देश के हमारे सभी भाई बंधुओं को, बहनों को, कि ये जो भी करते हैं वो एक प्रोपेगेंडा है, वो सिर्फ आपको मूर्ख बनाने के लिए है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई भी वादा इनका पूरा नहीं हुआ आज तक। उज्ज्वला योजना की बातें बहुत चढ़ा बढ़ा जाके करती, देखिए भाई साहब सिलेंडर दे दिया, रिफिल का क्या होगा? भाई पैसा लगता है ना, रिफिल करवाएंगे तो पैसा लगेगा ना, वो कहां से आएगा पैसा? हमने बहुत सारे ऐसे दृश्य देखे हैं कि उस सिलेंडर का उपयोग क्या क्या हुआ है। वो जो शौचालय की योजना लाए थे स्वच्छ भारत के तहत, उस शौचालय की उसका क्या क्या हाल, क्या क्या उपयोग हुआ, हम सबने देखा है ना। हम मतलब सब देख के आ रहे हैं, हम तो कुछ नहीं भूल रहे ना, हमको तो हर चीज याद है, क्योंकि अब इतना तो याद रहेगा ही। अब ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भूल जाए, क्योंकि देखिए मेरा तो ये है कि हर देश के हर नागरिक को वो चीज हमेशा याद रखनी चाहिए जहां उसको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो हमेशा याद रखनी चाहिए। क्योंकि आपका कोई अगर बेवकूफ बना देगा तो अगर आप उसको भूल जाएंगे तो फिर गड़बड़ है। तो हमको तो सब याद है, अब देश के लोगों को याद रखना चाहिए और ये समझना चाहिए, ये जो कुछ भी कहते हैं आपके भले के लिए, उनमें से कुछ लगभग नहीं होने वाला है। मुश्किल से 1-2% कुछ हो जाए तो हो जाए, तो ये समझ के चले तो फिर भला है आपका, हम सबका, और भूल जाए तो फिर इनकी बल्ले बल्ले है फिर।